है, क्योंकि इस कड़ी में पहले भी हमारी जो बहन थी दिव्या तनवर महेंद्रगढ़ से, उसने भी जो है ऑल इंडिया रैंक 105 ले रखी है यूपीएससी में। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ग्रामीण क्षेत्र के मैं आपको दिखा दूँ जिन्होंने घर से तैयारी करी थी और उनकी काफ़ी अच्छी रैंक आई। इस एग्ज़ाम में लगा लो या फिर बाकी एग्जाम्स में लगा लो। तो ऐसी कोई बात तो नहीं है कि गाँव का बच्चा नहीं कर सकता। थोड़ा सा ये रहता है कि गाँव के बच्चे के पास जो सोशल कैपिटल है उसकी कमी रहती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ और एक विशेष शख्सियत के साथ आदित्य जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। यूपीएससी इन्होंने क्वालिफाई किया, फर्स्ट टाइम में किया और साथ में बिना किसी कोचिंग के। इन्होंने पहले भी एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी जिसमें सीडीएस जो है उसमें इन्होंने AIR 1 यानी ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की थी। और उसके पश्चात जो है अब इसी कड़ी में एक और सफलता, इससे पहले भी इन्होंने जो है ना CPF और इस तरह की अनेकों सफलताएं हासिल की। तो इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से जो है इन्होंने सफलता हासिल की और बिना किसी कोचिंग के अपने घर के एक रूम में बैठकर सेल्फ स्टडी करते हुए। तो मैं ख़ास तौर पर उन विद्यार्थियों से, उन एस्पिरेंट से जो IAS IPS और UPSC के कोई और अन्य एग्ज़ाम्स जो हैं उनके लिए तैयारी करते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें और उनको बहुत कुछ जानने सीखने को मिलने वाला है कि किस तरह की बुक्स पढ़ें, अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो अपना फोकस कैसे करें और साथ में कितनी घंटे की सिटिंग हो हर रोज़। सारी बातचीत करेंगे आदित्य जी से। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। आदित्य जी, स्वागत है आपका पुनः इंडिया न्यूज़ पॉइंट। धन्यवाद और आपका आभार मुझे बोलने का अवसर देने के लिए। जी, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कौन सी रैंक मिली आपको। ये सिविल सर्विसेज 2024 की परीक्षा का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 492 आई है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि हमारे पीछे बहुत सारे साथी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे और साथ में इनकी जो शर्ट है, टी-शर्ट है, इसके ऊपर कलर दिखाई पड़ रहा होगा। ये क्यों है खास तौर पे? क्योंकि यहाँ पर अभी आज ही सेलिब्रेशन हुआ है। इनके स्कूल के जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे, परिवार वाले भी पहुँचे। इनसे सभी से संबंधित एक वीडियो जो है ना हमने अलग से लगाया है और वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और साथ में इनका एक और जो है ना कौन कौन सी नौकरियों में ये अपना स्थान बना पाए वो भी हमने बनाया है, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर कोचिंग क्यों नहीं करी। खास तौर पे कोचिंग अमूमन की जाती है आजकल, तो ट्रेंडिंग है। देखिए, इसके अगर मैं शुरू से इस बात का उत्तर दूं तो कोचिंग ना करने का एक कारण ये है कि मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई है, स्कूली शिक्षा हुई है, आधार की जो शिक्षा जिसे कहते हैं, वो काफ़ी मजबूत है। मैंने एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी 12वीं तक और उस समय मेरे जो अध्यापक गण थे उनका जो है काफ़ी योगदान था। इसके कारण क्या हुआ कि जो मेरे जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं वो मेरे स्कूल टाइम से ही अच्छे थे। उसके अलावा मैंने PCM लिया था तो मेरे PCM के सब्जेक्ट्स भी अच्छे थे। तो ओवरऑल जो एक वो बेस होता है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, चाहे कोई भी एग्ज़ाम SSC कंडक्ट करवा रही हो, UPSC कंडक्ट करवा रही हो, उसको क्रैक करने के लिए जो एक सॉलिड बेस चाहिए होता है वो कहीं ना कहीं तैयार था। तो पहला कारण तो ये है कि स्कूल से काफ़ी अच्छा जो है आधार बन रखा था, इसलिए कोचिंग मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा कारण कोविड के दौर में जो है ये काफ़ी रिवोल्यूशनाइज हुआ था कि चीज़ें जो है ऑनलाइन अवेलेबल हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड आप कह रहे हैं कि कोचिंग का है वो ऑफलाइन से शिफ्ट होकर ऑनलाइन हो गया था। तो ये आजकल इंटरनेट हम सबके पास है। हालांकि मैंने सोशल मीडिया से बहुत दूरी बना रखी थी, लेकिन जो मुझे रिसोर्सेज चाहिए थे एग्ज़ाम के लिए वो मैंने अपने घर पे ही जो है खुद ही अरेंज कर लिए थे। तो अभी आपने कहा सोशल मीडिया से दूरी बना रखी थी। आज का ज़माना ऐसा है कि सोशल मीडिया से कोई बच ही नहीं पा रहा है। हर बंदा जो है जैसे वेटिंग एरिया में या कहीं पर भी हो तो 1 सेकंड में मोबाइल निकाल लेता है और स्क्रॉल करने लग जाता है। आपने कैसे ये सब किया? देखिए, बाकी एग्ज़ाम्स का तो मैं फिर भी एक तरफ रख दूं, लेकिन सिविल सर्विसेज ऐसा एग्ज़ाम है जहां आप डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं यहाँ आप एक दिन ख़राब करेंगे, 2 दिन ख़राब करेंगे तो वो एक हफ़्ता बन जाएगा, एक हफ़्ता बन जाएगा फिर वो 1 महीना बन जाएगा। तो ये डिस्ट्रैक्शंस वगैरह, सोशल मीडिया ये ऐसी चीज़ है जो इस एग्ज़ाम में आप पर्टिकुलरली अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उससे दूर रहना लाजमी था, इसलिए मैंने सोशल मीडिया से जो है दूरी बनाई थी। तो सोशल मीडिया को आपने मैनेज करा और फोकस किया आपने काफ़ी अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे बात करें कि कुछ बुक्स पढ़ी होंगी आपने, राइटर्स की बुक्स होती हैं। हमारे बहुत सारे जैसे ना व्यूवर्स हैं जो IAS और IPS इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, वो जब भी हम इस तरह के जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स उनके इंटरव्यूज़ करते हैं तो पूछते हैं कि आपने तैयारी कैसे की, कौन सी बुक्स पढ़ी, किस राइटर की पढ़ी। एक बार बताएंगे दर्शकों को कि आपने कौन सी बुक्स को महत्व दिया, किन राइटर्स? देखिए, सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है उसमें जो प्रीलिम्स की बुक लिस्ट है, प्रीलिम्स के जो रिसोर्सेज हैं वो अलग होते हैं और फिर मेंस जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम है। तो उसके जो रिसोर्सेज और मटेरियल हैं वो अलग हैं। तो अगर मैं अभी प्रीलिम्स और मेंस के बारे में, दोनों के बारे में मोटा मोटा बताऊं तो प्रीलिम्स के बारे में जो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो ओल्ड NCERTs थी, थीम्स थी, ये सब मैंने लगाई थी। मॉडर्न के लिए वहीं जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं जैसे थीम्स वाली बुक हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत थी, इकोनॉमी के लिए भी इसी तरह से मैंने NCERTs वगैरह और यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट ढूंढ के फिर पढ़ाई करी थी। और इन्वायरमेंट वगैरह के लिए शंकर IAS की बुक थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी के लिए 11th 12th की NCERTs जो है
उसके अलावा PMFIS की बुक को मैंने रेफ़र किया था। मैपिंग वगैरह के लिए मैंने ऑनलाइन काफ़ी रिसोर्सेज अरेंज किए थे। करंट अफेयर के लिए मैं विजन IAS की जो मैगजीन है PT 365 मेंस 365 उस पर डिपेंड रहता था। इसके अलावा साइंस एंड टेक भी मैंने करंट अफेयर बेस्ड ही किया था, तो मैं विजन की मैगजीन से ही कर लेता था। अच्छा, तो ये जैसे विजन की मैगजीन हो गई या फिर जो भी राइटर से आपने बुक्स बताई वो सभी वो फॉलो कर लेंगे, लेकिन कुछ चैनल्स भी आपने बताया कि जैसे यूट्यूब या फिर अन्य जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी आपने जो है ना कंटेंट हासिल किया और फिर उस पर काम किया। जी, उसको देखिए यूज़ करना आज के दिन लाजमी भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है, हालांकि वो अनफॉर्चुनेटली क्रैक नहीं कर पाए गेम को, तो वो अब अपना एक्सपीरियंस जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करते हैं। तो इस कड़ी में मैंने काफ़ी जो है यूट्यूब चैनल्स को जो है रेफ़र किया था, जैसे क्लैरिटी फॉर UPSC बाय डॉक्टर शिविन है उनको, उसके अलावा सत्यम जैन सर का जो चैनल है अंडरस्टैंड UPSC उनको, उसके अलावा IAS PCS पाठशाला करके एक यूट्यूब चैनल है। तो इन 3-4 चैनल्स ने जो है मेरी काफ़ी मदद करी थी पूरी जर्नी। अच्छा, ये जैसे आपने फॉलो किया, आपने पढ़ा, आपने सुना और देखा, सारी चीज़ें करी, लेकिन एक विशेष बात ये आती है कि कई बार हम सुनते हैं, अमूमन सभी लोग सुनते होंगे, आप भी और शायद दर्शकों आप भी, कि सिटिंग IAS या IPS जिस तरह से UPSC के एग्ज़ाम में सिटिंग जो है ना बहुत लंबी रहती है, 8-8, 10-10, 12-12, 16-16 घंटे इस तरह के डायलॉग चलते हैं। तो कितनी देर की सेटिंग आप करते थे और आपके अनुभव के आधार पर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इसको कितनी सेटिंग करनी चाहिए? देखिए, अगर मैं मेरी सेटिंग के बारे में बात करूं तो मैं थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखता था, क्योंकि मेरा स्ट्रेच बहुत लंबा था। मैंने 1.5 साल 1 साल 9 महीने ऐसे कुछ तैयारी करी है टोटल। तो उस लंबे स्ट्रेच में दिन के 8 घंटे भी इनफ थे। हालांकि कोई व्यक्ति अगर 1 साल से ही तैयारी शुरू करता है, 6 महीने से ही तैयारी शुरू करता है, तो अनडाउटेडली उसको कम से कम दिन के 10-12 घंटे या फिर 14 घंटे भी देने पड़ सकते हैं। तो अगर मैं आइडियल सिटिंग आवर्स की बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं 8-9 घंटे इनफ हैं। डिपेंड करता है, अगर आप लेट शुरू कर रहे हैं तो फिर आपको 10-12 भी क्रॉस करना पड़ सकता है। 2020 के अंदर आपने +2 किया, उसके बाद फिर कॉलेज वगैरह? उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से अपना इंग्लिश ऑनर्स में जो है ग्रेजुएशन की है। और फिर यहाँ पर रहते हुए पढ़ाई करी है, मतलब मात्र 5 इयर्स जो हैं मेनली इसी में। जी 23 में ग्रेजुएट हुआ था मैं, उसके बाद 24 का मैंने अटेम्प्ट दिया। और इसमें अभी आपने जैसे जिक्र आया था कि आप CPF वगैरह भी करा, CDS? हाँ, क्योंकि सिविल सर्विसेज बहुत ही अनसर्टेन एग्ज़ाम है, तो मेरे को बैकअप भी रख के चलना पड़ा था। तो मैंने ये जो 3 एग्ज़ाम है CAPF, CGL और CDS, ये तीनों बैकअप रखे थे। इनमें भी CDS में भी ऑल इंडिया रैंक 1 है और CAPF में भी ऑल इंडिया रैंक 20 आई है। CDS में AIR1 ऑल इंडिया रैंक 1 इनका रहा। और देखिए कितनी बड़ी बात अपने आप में, CDS जिसके अंदर आप IMA में आगे जा सकते हैं, लेफ्टिनेंट वगैरह बन सकते हो, कितना मतलब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके पास थी। और उसमें AIR1 अभी 492 UPSC के अंदर, जिसमें अब आपको IPS वगैरह मिलेगा शायद। हाँ सर, वो अब कैडर सर्विस अलॉट होगी, उस हिसाब से पता चला। मिलेगा। बाकी अभी आपने बताया CPF में 28 जो रैंक थी आपकी, 20 रैंक थी। हाँ सर, उसके तहत मेरे को CISF अलॉट हुआ था, असिस्टेंट कमांडेंट में। जी। और CGL का भी आपने एग्जाम? हाँ, वो मैंने 23 में दिया था पहले, जब मैंने तैयारी वगैरह शुरू करी थी तब। सब में सफल रहे? हाँ जी, भगवान की कृपा से बिल्कुल। मेहनत आपकी थी वैसे? वो ठीक है। और आपने कोई कोचिंग नहीं करी? नहीं, मैंने बताया ना, स्कूल से ही आधार मेरा, क्योंकि स्कूल वगैरह में NTSC वगैरह की तैयारी, NDA वगैरह की तैयारी वो स्कूल वालों ने इतनी करा दी थी कि मेरे को लगा नहीं कभी कि अब किसी और नए सिरे से कोई कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे दर्शकों में कुछ एक ऐसे एस्पिरेंट्स भी रहते हैं जो, आपने तो जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा कर लिया और बैक टू बैक जितने भी एग्जाम्स दिए वो सफल रहे आपने उसमें काफ़ी अच्छी मेहनत करके और सफलता प्राप्त की। लेकिन देयर आर सो मेनी बडीज जो क्या करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, नहीं हो पाता, थोड़ा सा मान लीजिए उसमें कई बार डिमोरलाइज भी हो जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं भी इस पिक्चर को कुछ इस तरह से पेंट नहीं करना चाह रहा कि मैंने भी लगातार जो है सफलता ही देखी है। ठीक है, वो अभी लग रहा है इस दौर में, वो ठीक है, लेकिन जैसे NDA CDS वगैरह के मैंने भी 7-8 SSB दिए हैं, तो मैं भी 7-8 बार फेल हुआ हूँ इंटरव्यूज़ में, ऐसी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो सफलता का दौर है, ये असफलता से गुजर के ही आता है। और आप हो सके तो जितना ज़्यादा फेल आप अटैम्प्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई लें, उसके बाद आप फेल होंगे और इवेंचुअली फिर आप एक दिन पास हो जाएंगे। ये अच्छा, आपने अभी बताया कि NDA जो है आपने दिया और उसके बाद CDS रिपीट में 1-2 बार आपने करा और उसको क्वालिफाई करके आपने SSB भी दी? हाँ जी, उन एग्जाम्स को क्वालिफाई करके मैंने SSB इंटरव्यू भी दिया। NDA भी क्वालिफाई हुआ आपका? हाँ जी। SSB दिया? हाँ जी। वो क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर CDS दिया? जी। फिर वो भी क्वालिफाई नहीं हुआ, SSB उसका? हाँ। लेकिन वैसे क्वालिफाई हो गया था रिटर्न? हाँ, रिटर्न तो मेरा हमेशा निकलता था। इस बार SSB भी रैंक 1 आई है। तो अच्छा, इस बार SSB भी हो गया, सारे काम हो गए। अब क्या मानते हैं किस जगह जाना है? अभी देखिए, इस मामले में मैंने कोई ऐसा विचार दिया नहीं है, तो इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हाँ। अच्छा, इसमें पूरी जो है ना, मतलब क्या मानते हैं कि माता पिता और सभी ने की किस तरह से गाइडेंस रही? देखिए, माता पिता की, गुरुओं की, मैं तो दोस्तों की भी मानता हूँ कि बहुत सारी जो है गाइडेंस रही है। और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली भगवान की कृपा थी कि उन्होंने मेरे को ऐसे लोगों के बीच में रखा जो मुझे 4 बातें सही बता सकते थे।
तो और 4 दोस्त भी आपके आप अच्छे ही बता रहे हो सारे? हाँ, दोस्त मेरे सारे अच्छे लगे। ऐसा अमूमन कमी देखने को मिलता है कि आजकल युवा पीढ़ी में दोस्त जो हैं वो यूपीएससी तैयारी करवा दें। आपके दोस्त काफ़ी अच्छे निकले? नहीं, मैं तैयारी करवा दे तो मैं देखिए वो तो थोड़ा सा वो हो गया। नहीं मतलब जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे एक ग्रुप में रहते हुए कोई यूपीएससी कर जाए, ये बड़ा मुश्किल हो पाता है। जो मेरे स्कूल का बैच है उसमें, जो मेरे 12th क्लास का सेक्शन का बैच है उसमें कोई फाइटर पायलट है ऑलरेडी एफए में ट्रेन कर रहा है, कोई ग्राम सचिव भी है नारनौल में, ठीक है, कोई कहीं एसएससी से किसी पोस्ट पे लग रहा है, कोई कहीं सीडीएस में सेलेक्ट हो रखा है। तो वो कहीं ना कहीं भगवान की ऐसी मर्जी थी कि वो ग्रुप, वो बैच है। मेरे गांव के दोस्त हैं, नवीद जी हैं भाई, ये अपने हरियाणा डी ग्रुप में जो लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्त ऐसे थे जो मतलब कहीं ना कहीं प्रयास करते रहते थे। तो उनके प्रयासों से हमें प्रेरणा मिलती रही या फिर 2 बात सीखने को मिलती थी। तो बस उसी तरह से जो है वो माहौल बना रहा। अच्छा, अब क्या स्ट्रेटजी, जैसे आपने कोई स्ट्रेटजी इस्तेमाल करी होगी पढ़ाई करते समय, क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी? पढ़ाई करते समय ऐसा कोई फैंसी स्ट्रेटजी नहीं होती, बड़ा ही सिंपल रहता है कि आप अपने हर दिन का काम हर दिन करो। आपने 8 घंटे 9 घंटे जो डिसाइड कर रखे हैं बस बैठ के वो दो। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करो, मॉक्स लगाओ, PYQs लगाओ। तो इन सब 3-4 चीज़ों को अगर आप करोगे तो इवेंचुअली जो है आप समझ जाओगे कि क्या लगता है मॉक्स का इनका बेनिफिट मिलता है? मॉक्स का तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। चाहे आप थ्योरी कितनी पढ़ लो, रट लो, याद कर लो, जब तक आप उसको इन एग्जीक्यूशन प्रैक्टिकल वे में नहीं उतारोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि फिर। अच्छा, रिटर्न के लिए तो कोचिंग वगैरह की बात कही जाती है, लेकिन जैसे एसएसबी और या फिर इंटरव्यू कह लीजिए, उनके लिए फिर किस प्रकार से? एसएसबी के लिए कोचिंग जो है स्कूल में मेरे को प्रोवाइड करा दी गई थी जब मैं 12वीं में था। तो उस टाइम जो मेरे स्कूल के जो प्रिंसिपल सर थे, ये सब लोग थे, स्टाफ मैनेजमेंट जो था वो काफ़ी दूरदर्शी थे। तो उन्होंने स्कूल में ही एसएसबी की कोचिंग करने वालों को बुला दिया था। तो इंटरव्यू वगैरह की तैयारी तभी हो गई थी इसलिए। गई थी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक आपसे कुछ सीखें। जिस प्रकार से आपने रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बताया, इस प्रकार से जो इंटरव्यू है यूपीएससी का, उसके बारे में कुछ ऐसी बातें कि भाई ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। इंटरव्यू में कुछ 4-5 चीज़ें जो मेरे को ओवर द ईयर्स जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे समझ में आई हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आप कॉन्फिडेंट रहें, जो आप बोल रहे हैं वो आप में दिखना चाहिए। दूसरी बात, आप सच बोल लें। तीसरी बात, आप नॉलेज के गेम में बहुत अच्छे हों, कम्युनिकेशन के गेम में बहुत अच्छे हों, ठीक है। जितना हो सके आप उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। कोई भी ऐसा मोमेंट मत आने दीजिए जब आपकी इंटीग्रिटी पे डाउट हो कि बंदा मतलब कुछ झोल तो नहीं है, गलत तो नहीं बता रहा है। तो ये 3-4 कम्युनिकेशन अच्छा रखो ताकि वो कॉन्फिडेंस जो है चेहरे पे दिखे। तो ये है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरव्यू के मॉक्स भी दीजिए, क्योंकि मेरे मॉक्स जो हैं वो एसएसबी वगैरह में हो गए थे, है ना। जिसको एसएसबी देने का मौका नहीं मिल रहा है वो फिर कोचिंग पे जाके मॉक दे, उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है कोचिंग में पर से। हाँ। और मतलब अगर कुछ फेलियर आता है तो वो बात है ना कि वो 12th फेल वाली की, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हाँ बिल्कुल, हार मत मानिए, रार मत ठानिए, बिल्कुल लगे रहिए। कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, बड़ी पुरानी कहावत है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक और चीज़ में जो यहाँ से जुड़ी हुई है अपने आप पे, हम गांव बेगपुर जो अटेली शहर के बिल्कुल नज़दीक है, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा के अंदर हम यहाँ पर बैठे हैं। अमूमन ये सोचा जाता है कि जब भी कुछ इस तरह की जो बड़ी पोस्ट मिलती हैं वो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलती हैं, या फिर बड़े स्कूल या कह लीजिए कि बड़े परिवारों से जो बच्चे आते हैं उनको ही मिलती हैं। आप क्या मानते हैं कि कौन IAS IPS कर सकता है? और जो दर्शकों में हमारे ऐसे बहुत सारे साथी भी होंगे जो बहुत ही आप कह सकते हैं रूरल बैकग्राउंड से भी होंगे, गरीब परिवार से भी होंगे, क्या मैसेज रहेगा? देखिए, इसमें तो मेरे को कोई नई बात बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कड़ी में पहले भी हमारी जो बहन थी दिव्या तनवर महेंद्रगढ़ से, उसने भी जो है ऑल इंडिया रैंक 105 ले रखी है यूपीएससी में। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ग्रामीण क्षेत्र के मैं आपको दिखा दूँ जिन्होंने घर से तैयारी करी थी और उनकी काफ़ी अच्छी रैंक आई। इस एग्ज़ाम में लगा लो या फिर बाकी एग्जाम्स में लगा लो। तो ऐसी कोई बात तो नहीं है कि गाँव का बच्चा नहीं कर सकता। थोड़ा सा ये रहता है कि गाँव के बच्चे के पास जो सोशल कैपिटल है उसकी कमी रहती है, ठीक है। शहर के बच्चे के पास सोशल कैपिटल, माहौल, इन्वायरमेंट, लोग, बताने वाले लोग जिन्होंने चीज़ें करी हैं वो ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि शहरों में अफसर अधिकारी लोग ज़्यादा हैं, तो उनसे जाके सीख लेते हैं, पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं। गांव में ये चीज़ें इतनी नहीं है, बस थोड़ा सा ही नियर बाई अवेलेबिलिटी नहीं हाँ, इतनी कोई अब आसपास देखिए। हाँ, मैंने आज तक कोई पर्सनली किसी IPS IAS को मैं नहीं जानता हूँ। तो ये सोशल कैपिटल का गैप थोड़ा सा रहता है, पर वो आत्मविश्वास से उस बात को आप, फिर हम कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट भी हैं। हाँ, आजकल इंटरनेट है तो आप उन्हीं लोगों को जो है उस पर सुन सकते हैं स्क्रीन पे। कहने का मतलब इंटरनेट का सही दिशा में इस्तेमाल। जी बिल्कुल, आप उसको रिसोर्स को एकदम राइटफुल वे में अगर यूज़ करेंगे तो अनडाउटेडली आपका एग्जाम हो जाएगा। अब बार बार इनका यहाँ पर मोबाइल रिंग कर रहा है क्योंकि बधाइयों के मैसेज या कॉल्स जो हैं इनके पास आ रहे हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, और काफ़ी कुछ आई होप्स कि आपको जानने और सीखने को मिला होगा। बाकी कमेंट करके भी आप अपना कोई सवाल पूछ सकते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य। जी धन्यवाद, आपका भी आभार।
हमने कोशिश की है कि इसमें कुछ बेसिक सवाल जो हैं आदित्य से, जो इनके एक्सपीरियंस के आधार पर हैं, वो जानने की कोशिश की है ताकि आपके काम आ सके। और आप अगर खुद एस्पिरेंट नहीं है तो कोई साथी होगा आपका, कोई दोस्त होगा, भाई होगा, रिश्तेदार होगा, आप उस तक भी ये इंटरव्यू साझा कर दीजिए ताकि उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। बाकी इस तरह के सकारात्मक खबरें, जैसे कि IPS दिव्या तंवर का हमने इंटरव्यू किया था, ऐसे ही आज हमने इंटरव्यू आदित्य जी का किया है। ऐसे बहुत सारे और भी उपलब्धियाँ जो भी हासिल करते हैं उनका करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की और भी उपलब्धियाँ आती रहें और हम ऐसे ही जो हैं सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनसे मिलते रहें, योग्य जो बच्चे हैं जो सफल होते जा रहे हैं उनसे मिलते रहें और आपको मिलवाते रहें और सेलिब्रिटी बनाते रहें। तो आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।